गुड मॉर्निंग। मीठा, सबको मीठा प्यारा गुड मॉर्निंग, है ना। क्या कहते हैं उसको, अभी कौन सा चॉकलेट बहुत फेमस है, सिल्की वाला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम्म। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज अगेन वी विल कंटिन्यू अवर द टॉपिक दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। ओके, फोर्स एंड प्रेशर फ्रॉम यस्टरडे. We are learning this chapter, that is force and pressure. But actually, uh, these 2 days we will discuss only about the force, not about the pressure. Okay. Therefore, I am writing here only force, not pressure. Only I will write force. Force. So firstly, we will recap those topics that we have studied yesterday. First, we have studied that what is force. Can anyone say that what is force? Uh, गुड गुड, बहुत अच्छा। सब लोग बच्चे बोल रहे हैं, सब लोग बोलिए। ये नहीं सोचिएगा कि ओवरलैप हो रहा है, मैं सबका सुन रहा हूँ, ठीक है ना। फिर रिकॉर्डिंग में उसको स्लो मोशन में देखूंगा किसका किसकी आवाज आ रही थी। इसे डोंट वरी अबाउट दैट ऑल आर सेइंग द आंसर। डोंट थिंक अबाउट ओवरलैपिंग, सबको बोलना है आंसर पूरे जोश खरोश के साथ। तो व्हाट इज फोर्स हो गया कि फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस, या वी कैन से दैट इट इज अ पुश और पुल, or if we have to elaborate this definition, then we can say that force is an influence which can change the shape of the body, can change the type of the body, can change the direction of the body. This that, है ना। Next, after studying about the force, I have also told that what is the cause of motion. Cause of motion is what? Cause. I am saying about the cause. Cause of motion is force. Motion का cause क्या है? Force. Yes. Next, next cause of motion हो गया था। हाँ, फिर हमारी बातें हुई थी कि factors which affect the magnitude of the force, है ना। कौन कौन सा फैक्टर है which affects the magnitude of force? What was the factors? गुड। अब आप लोग थोड़ा म्यूट कर दें अपने आप को, ओके। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा वो टॉपिक को फिर हैंडल कर रहा हूं जो मैंने कल किया, लेकिन क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा बहुत उस पर और इंफसाइज होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप क्लास 9th में जाइएगा आपको यही दो टॉपिक टपकेगा, दैट इज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। ओके, ये मान के चला जाता है कि आप 7th में मोशन पढ़े हैं और 8th में फोर्स पढ़े हैं, इसलिए 9th में जब आप आइएगा तो टीचर्स लोग कह सकते हैं कि आपने ये पढ़ा था, ये पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत बच्चे को वो कंफ्यूजन रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वो क्लियर कर दिया जाए। तो आप लोग भली भांति समझ चुके कि बैलेंस फोर्स कब हुआ था। मैंने आपको डायग्राम के द्वारा भी बताया था कि 8D और 8H के बच्चों में मैंने टक्कर करवाया था कि 8D का 3 बच्चा और इधर 8H का 2 बच्चा है ना। 8H का 2 बच्चा, अगर दोनों तरफ 5 न्यूटन लग रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन, then what will be the net force? What will be the net force? That will be zero. यही जब नेट फोर्स, दुनिया का तमाम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे यदि लग रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे दुनिया का तमाम फोर्स लग रहा है, वट एवर बी द फोर्स, एंड इफ the resultant of all the forces is zero, then we will say that it is balance force. Okay? तो यहाँ एक बात मुझे देखने को मिला कि बैलेंस फोर्स के केस में 8D और 8H का बच्चा
तो फोर्स लगा रहा था, लेकिन ये जो यहाँ पर एक पॉइंट को अगर ध्यान दिया जाए तो ना इधर हो रहा होगा ना इधर हो रहा होगा, यानी उसमें कोई तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा। और विद द पासेज ऑफ टाइम यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो किसी ऑब्जेक्ट में तो हम कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में। बात समझ में आई? यानी आप एक पॉइंट कहीं पे आप नजर गड़ा के बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट विद द पासेज ऑफ द टाइम। समय बीतने के साथ उस पॉइंट में कोई तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे हैं, इट मीन्स दैट पॉइंट इज इन रेस्ट। तो what conclusion we are getting from this discussion? That when balance force is acting on the body, body remain at rest. समझा बच्चा? वेरी गुड। जैसे आपके बुक में बक्सा पेटी लिया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, इधर से F1 लगा रहा है, F2 लगा रहा है, शायद ऐसा ही है, देख लेते हैं। हाँ, बड़ा परेशान है, पेज नंबर 62 में देखो। हाँ, बड़ा अच्छा डायग्राम है, दो बच्चा बड़ा खुशी खुशी एकदम धक्का मार रहा है, और जब दोनों तरफ से धक्का लग रहा है तो दोनों परेशान है। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया है कि मैंने इसलिए ऐसा एक्सप्रेशन दिया। देखो बुक वाला बहुत सोच के देता है। ये दोनों इसलिए खुश है कि फोर्स लगा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना। जैसे तुम पढ़ोगे और तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा तो तुम जरूर खुश होगे। तो ये दोनों जो बच्चा फोर्स लगा रहा है इसीलिए स्माइल फेस दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज, देयर इज डिस्प्लेसमेंट विद द पासेज ऑफ द टाइम, यानी मोशन इसको मिल रहा है। ये दोनों मूर्खा धीराज जो है, एगो बाएं से खेल रहे हैं, एगो दाएं से खेल रहे हैं, और देख रहा है बक्सा हिल ही नहीं रहा है, तो बच्चा बड़ा उदास है ना। इट मीन्स कि forces are acting in the opposite direction, and since both having the same magnitude, therefore the net force is zero. Hence the body is not displacing with the passage of the time, है ना। ये बात समझ में आ गई? लेकिन साथ में मैं एक बात और बता देता हूं बच्चा, कि when balance force is acting on the body, ये तो आप लॉजिकली समझ गए कि बॉडी इज इन रेस्ट। लेकिन एक बात और मैं बता देता हूं, लेकिन मैं उसको समझाऊंगा नहीं ज्यादा, बस एक ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत कुछ बातों को समझाने के लिए कुछ हायर क्लासेस का फॉर्मूला ले चलना पड़ता है, तो मैं वो काम नहीं करता हूं। मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं चलता हूं, मैं आपके बुक में जो लिखा हुआ है उसी को ज्यादा एलैबोरेट करता हूं। तो एक बात और ध्यान रखना है कि गलती ना हो जाए कि आपके दिमाग में आ जाएगा कि बैलेंस फोर्स जब भी होता है तो बॉडी रेस्ट में होता है। तो मैं आपको एक बोल देता हूं कि अगर कोई चीज एक रंग से चल रहा हो, यानी बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, तो उस केस में भी बैलेंस फोर्स होता है। ठीक है, रीजन अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको बहुत कुछ लेना पड़ जाएगा समझाने के लिए, फॉर्मूला वगैरह क्लास 9 का लेना पड़ेगा, तो ठीक नहीं है जितना हो, क्योंकि माइंड पजल्ड हो जाएगा। तो बस आप इतना जानिए, रेस्ट वाला तो समझ गए होंगे कि बराबर का लग रहा है तो क्या चलेगा भाई, है ना। ये तो जनरल बात भी है क्या, ये तो जनरल बात है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन वाला थोड़ा समझना पड़ जाएगा। तो बस आप जानकारी रखिए कि व्हेन बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, या तो वो रेस्ट में हो सकता है, नहीं तो जल्दी, नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन बोलो। हाँ, खाली मोशन नहीं बोलना, गलती हो जाएगा। गुड, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक रंग, और इसका मीनिंग होता है एक रंग मतलब इट इज नॉट एक्सेलरेटेड। ज्यादा नहीं बोलने जाऊंगा, नहीं तो पजल हो जाओगे, लेकिन खाली मोशन नहीं बोलना, यूनिफॉर्म मोशन। अब जल्दी से बता दो, अगर बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी? 2। गुड, चलिए जो लोग जवाब दिए हैं उनको वर्चुअल टीवी प्राइज में, ठीक है। हाँ,
आज टीवी मिल जाएगा, ग्रुप में मैं भेज दूंगा। ओके, नेक्स्ट, अनबैलेंस फोर्स। इसलिए आगे महीने में भी है तो ठंडा है नहीं यहाँ पे देखो खुला हुआ है दरवाजा, जरा नीचे। एक मिनट बाबू लोग थोड़ा सा रुकिएगा जरा सा। हाँ, अगेन आई एम हियर। विच टॉपिक वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। ये भी आप समझ गए थे। इधर मान लिया 8D का बच्चा 3 है, 8H का 2 बच्चा है, 8D वाला क्या किया, 10 न्यूटन लगा दिया, 8H वाला मात्र 6 न्यूटन लगाया। किधर किधर वाला लुढ़केगा, इधर वाला लुढ़केगा, ऐसे है ना, ये वाला इधर खींचा जाएगा। क्यों? अनबैलेंस। मैं बार बार 8D को जिता रहा हूं, क्योंकि अगर 8H को जिताऊंगा तो 8D वाले बोलेंगे कि सर पार्शियलिटी कर रहे हैं ना, इसलिए मैं 8D को जिता दे रहा हूं। यस बच्चा, यस। When the multiple forces acting on the body, if the resultant of all that multiple forces is zero, then it is balanced. Okay? If the multiple forces is acting on the body and the net force is not equal to zero, then it is unbalanced. That you are saying? That this statement you are saying? Again, say what you are understanding about the unbalanced force. Yes. ओके, देखो ठीक है, आप पढ़ रही हैं कि when the multiple forces act, ये बुक में लिखा हुआ है क्या? ठीक है, लेकिन आप अगर जानी, सुनो, when multiple forces is acting on the body, you are saying that there is change in the speed. मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि देखो, एक कंटिन्यूटी होती है। जब हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं तो ABCDE पढ़ते हैं ना, तो मैं एक आपको बेस बना रहा हूं कि यदि फोर्स का सम 0 हो गया तो बैलेंस, फोर्स का सम 0 नहीं हुआ तो अनबैलेंस। पहले ऐसे ना बाइफर्केट करेंगे, ठीक है? बात समझना। कौन हो, जरा नाम बता दो मुझे, मैं कॉल करूंगा। इफ्साना एल, वेरी गुड, ये तो मेरे क्लास की बच्ची है। इफ्साना एल, कि पहले आप क्लासिफिकेशन कीजिए। क्लासिफिकेशन करेंगे ना, जैसे आदमी या जानवर में क्लासिफिकेशन करना होगा, तो पहला क्लासिफिकेशन ये कर सकते हैं ना कि 2 पैर वाला आदमी है, 4 पैर वाला जानवर है, एक हुआ ना आधार। तो उसी तरह से बैलेंस और अनबैलेंस की जब बात करेंगे तो पहले आओ फोर्स। यदि फोर्स नेट 0 होगा, भले 1000 करोड़ फोर्स लगे, लेकिन सबका सम यदि 0 होगा, देन बैलेंस। इफ सम इज नॉट, yes, balance, and if its resultant is not equal to 0, then unbalanced। और ये बात बोलने के बाद बोलना चाहिए वो बात जो तुम कह रहे हो कि चेंज इन स्पीड, वो इस बात को बोलने के बाद बोलना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि देखिए, बात समझिएगा कि जब तक 8D और 8H का बच्चा बराबर का खींच रहा था, तो इज देयर एनी डिस्प्लेसमेंट? नो, नो सर। लेकिन जैसे ही एक 10 न्यूटन और 6 न्यूटन लगाया, तो क्या यहां का सम 0 होगा? नो सर, क्योंकि 1 इज 10 न्यूटन, 10 न्यूटन -10, याद करो कल मैंने समझाया था माइनस क्यों, है ना? और इधर वाला हो गया 6 न्यूटन, तो आंसर क्या आया? -4। यानी एफ नेट जो हुआ वो मेरा 0 नहीं आया, नहीं ना आया। इसलिए मैं क्या कहूंगा यहां? अनबैलेंस। रुक जाओ, पहले सुन लो। अनबैलेंस फोर्स
And what happened due to this unbalance? Body moves. Body starts to move. तो चेंज इन हुआ कि नहीं? पहले वो रेस्ट में था और मूव हुआ ना चेंज इन स्पीड। तो यही ठीक है, पढ़ी, अच्छा की, लेकिन एकदम रूट में जाओ, जड़ में जाओ, कहां से शुरू हुआ है। क्योंकि बुक में कभी कभी डिफिनेशन क्या करता है, एक स्टेप स्किप कर देता है। तो अब जुट गया मेरा मार्क कि हाँ भाई, एक तरफ F0 होगा तो बैलेंस होगा, उसमें रेस्ट में होगा, गौर करना मेरी बात, उसमें रेस्ट में होगा बॉडी, और नहीं तो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मीन्स नो चेंज। एंड व्हेन द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो डेफिनेट है कि बॉडी रेस्ट में नहीं होगा, डेफिनेट है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा। तो होगा क्या भाई? चेंज इन स्पीड। समझ गए Sanel and all her classmates? ओके, वेरी गुड। तेजस यादव मौजूद है क्या? तेजस एब्सेंट रहता है, मॉनिटर ही क्लास का एब्सेंट होता है। एक प्राची अभी भी एब्सेंट है लगता है। वेरी बैड। और ये दोनों प्रीफेक्ट है कि नहीं? आयुष तिवारी एंड तनिष्का, क्या नाम था? हाँ, समीधा, समीधा, आयुष राज एंड समीधा। ठीक है। और ये तेजस का फास्ट फ्रेंड, हाँ, है ना आर्यन? तो देखिए, तो बैलेंस अनबैलेंस और लोग समझ गए मुझे लगता है, क्या? वेरी गुड। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि बच्ची लोग का आवाज ज्यादा आ रहा है, बच्चे लोग का कम आ रहा है। क्यों यार, नींद में हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। लेजी, निगेटिव वर्ड नहीं यूज करना है हम लोग को, ठीक ना? हाँ, निगेटिव नहीं, एज फार एज पॉसिबल शब्दों से तो हम लोग पॉजिटिव रहें, है ना? क्योंकि शब्दों से पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा अपने पर्सनालिटी पे, ठीक? हाँ हाँ। देखो 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 देखो, यही बात होता है। हाँ हाँ, देखो देखो, हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन एक बात बताएं, ये सर्विंग की आवाज है लगता है ना? हाँ, एक बात बताएं, देखो, जैसे हम लोग तुम लोग को गुड बोलते हैं ना, तो जरूर कुछ अच्छा लगता होगा, फील होता होगा। और जैसे तुम आंसर बताए, हम कुछ गुड नहीं कहें, कह दें सिट डाउन, ओके, तो वैसा मजा नहीं आएगा जब गुड गुड बोलने पे ज्यादा मजा आएगा। उसी तरह टीचर लोग को भी एक फ्लैट नहीं रेस्पॉन्स चाहिए कि जैसे टाइप्स ऑफ फोर्सेज है, समझे तब भी चुप है। यस सर, हम लोग के लिए एनर्जी का काम करता है, ठीक सरवेन? ओके। ऐसे लगता है कि नेटवर्क ऑफ हो चुका है। टाइप्स ऑफ फोर्सेज, कॉन्टैक्ट forces and non-contact forces. ये तो नाम देखो, कुछ टॉपिक का नाम इतना अच्छा है ना कि नाम ही बता देता है वो क्या है। अब कॉन्टेक्ट नाम ही है कि those forces which exist when they are in contact, है ना? जैसे मान लिया फ्रिक्शनल, अब फ्रिक्शनल फोर्स मैं मान लो जैसे यही है, ये चॉक बॉक्स, ये लेट अस इमेजिन दैट देयर इज नो एयर, ओके, क्योंकि आप लोग बहुत तुरंत सोचेंगे कि सर एयर तो है। तो मान लिया यहाँ कुछ नहीं और मैं ऐसे इसको चला रहा हूँ, ठीक? क्या इस पर फ्रिक्शन लगेगा? नो सर,
वाई वाई इट इज सो, क्यों नहीं लगे? ला, बिकॉज इट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट। जब इस हाथ पे मैं चलाऊंगा तो ये हाथ का जो मॉलिक्यूल्स है वो इस चॉक बॉक्स के मॉलिक्यूल्स को रोकेगा, है ना तेजस यादव? मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप लोग जरूर बोलेंगे एयर, तो मैंने कह दिया था कि लेट अस इमेजिन दैट देयर इज नो एयर। मैंने बोला था ना, आप मेरे रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आप इमेजिन कर लें, अगर एयर रहेगा तो फ्रिक्शन की बात करेंगे ही, लेकिन हम लोग जो छोटा मोटा न्यूमेरिकल वगैरह बनाते हैं तो वैसे केस में कंसीडर कर लेते हैं कि लेट इट इज स्मूथ सरफेस। बहुत जगह तुम आगे भी न्यूमेरिकल वगैरह बनाओगे तो ठीक है कि टेबल पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है उसको आप आगे मूव कर रहे हैं तो उसमें लिख देगा सरफेस स्मूथ। जैसे ही सरफेस स्मूथ लिख दिया तो आपको मान के चलना है कि इट इज फ्रिक्शनलेस। तो उसी तरह से मैंने यहां मान लिया कि एयर इज नॉट देयर। ओके, कौन बचा बोला था कि एयर तो है सर? क्रिस बोला था क्या? गौतम था, ओके गौतम। शायद, कोई बात नहीं, शायद भी किसी का नाम हो जाएगा। तो कांटेक्ट फोर्सेस में एक तो मुझे ये फोर्स नाम से ही बड़ा मुश्किल ऐसा लगता है, मस्कुलर फोर्सेस। ये सबसे हम लोग को मतलब नहीं होता है, लेकिन चलो लिखता है तो पढ़ लेते हैं। मस्कुलर बायो थोड़े ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मस्कुलर फोर्सेस का कोई ठिकाना है जी? है जैसे हम ऐसे ही स्थिर रख रहे हैं, ठीक ना? ये भी मस्कुलर फोर्सेस है। यहाँ तुम स्थिर ही देख रहे हो सकता है ऐसे दबा दें हम इसको, क्या? तो बहुत अच्छा से इसको डिफाइन नहीं कर सकते। चलो अभी कॉन्टैक्ट फोर्स है ये, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। और कुछ तो आप लोग को अभी जानकारी नहीं है, जैसे एक नॉर्मल फोर्स भी होता है। आप देखेंगे 9th में सब तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा कि जैसे ये ऑब्जेक्ट इस पे रखे तो ये सरफेस जो है ऊपर की ओर धक्का देता है, उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। टेंशन, टेंशन जैसे रस्सी से कोई चीज लटका दी है ना ब्लॉक को, तो दिस इज ऑल्सो विच फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स। टेंशन भी हुआ। हाँ, तो अभी आपको उतना ही लेके चल रहा है, नाम तो दे देता है, मुश्किल हो जाता है इसको भी समझाना बुक वाले को। तो एगो मस्कुलर दे दिया, मेन तो फ्रिक्शनल ही दे सकता था, लेकिन आपको जानना है कांटेक्ट में, जहां पर कांटेक्ट हो बॉडी का, जैसे टेंशन, रस्सी खिंचाए, कांटेक्ट है ना, है ना? तो दिस 8D के बच्चे समझ में आ रहा है? वेरी गुड। 8D के मॉनिटर का नाम क्या है? क्या वो क्लास कर रहे हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स कॉन्टैक्ट नहीं, सीधी सी बात। यानी एक्शन एट अ डिस्टेंस, इसको एक और नाम दिया जाता है, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, यानी दूर में ही रहेगा, एक्शन कर देगा। जैसे जैसे बचपन से आप खेलते आए हैं, लोहा का टुकड़ा कुछ लिए और मैग्नेट को थोड़ा उसके करीब लाते हैं, बिना उसको सटाए ये लोहा का टुकड़ा उससे चिपकना चाहेगा या सट भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल्दो देयर इज नो कॉन्टैक्ट, although there is no contact, but it is it is क्या? हाँ, but it is attracted by the magnet. Yes, yes. ये कौन वो बच्ची जरा नाम बता दे जो मैग्नेटिक फील्ड बताई। अच्छा लगता है मुझे कोई। विपाशा, वेरी गुड विपाशा। कि यहाँ क्या हुआ, एक्शन एट अ डिस्टेंस, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, यानी मैग्नेट दूर में ही है तो भी। अब जैसे मान लिया अभी तो मैग्नेटिक फील्ड की मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत इस तरह से टॉपिक आगे बढ़ने लगेगा। जैसे मान लिया पृथ्वी का बात, पृथ्वी, तो जरूरी है कि पृथ्वी पे हम खड़े हैं तो ही हमको पृथ्वी खींच रही है। पेड़ के में सेब लगा हुआ है ना? सेब नीचे ही गिरता है। क्यों गिरता है भाई? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स।
और ऐसा तो नहीं कि अर्थ जाके सेब को ऐसे तोड़ता है, नहीं ना जी। देखे हो क्या कि अर्थ, धरती माता ऐसे उठी और सेब को तोड़ ली ना, दूर से। हाँ, तो इट इज ऑल्सो एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इसको भी मैं आप दिखा सकता हूँ। आप क्या कीजिए, अपने बालों में कंघा कीजिए, उसका छोटा छोटा पेज का टुकड़ा ले लीजिए, देखिए दूर से यूं चिपकने लगता है। दैट इज ऑल्सो, so these are the forces which are acting from a distance, and we can say these forces as action at a distance force, or as it is written in book that non-contact force. Okay. चलिए अब आते हैं प्रेशर। नाउ कम टू प्रेशर। टाइम है ना बच्चे? कितना मिनट होगा? ओ 15 मिनट। ओ ओह, प्रेशर, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है कि पहले आप थोड़ा इसको, मैं एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझाता हूं। जैसे आप मान लिया एप्पल नाइफ से काटते हैं, है ना। बहुत बार आप देखते होंगे कि जो आपका ब्लंट नाइफ है उससे बड़ा मुश्किल से कटता है वो एप्पल, लेकिन वही अगर शार्प नाइफ हुआ तो बड़ा आसानी से कटता है। एक एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ के बाद मैं उस पर क्लैरिफिकेशन करूंगा, लॉजिक दूंगा। दूसरी बात, आप देखिएगा कि जो कांटी होता है, कील नेल जिसको कहते हैं, आयरन नेल, वो आप देखिएगा कि जो आप दीवार पे लगाते हैं वो पॉइंटेड रहता है। एक ये एग्जांपल हो गया। तीसरा आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप जो बैग, स्कूल बैग धोते हैं, तो आप देखिएगा कि उस जो आपके पीठ पे जो बंधता है, दैट इज स्ट्रैप, वो वाइडर होता है, तो ये सब क्या है भाई, या क्यों है, उसके पीछे हम लोग अब चलते हैं। पहले आते हैं कि सेब को जब मैं काट रहा हूं, वही सेब, वही मैं हूं और वही चाकू, लेकिन जब शार्प नाइफ था तो बड़ा आसानी से कट गया। लेकिन वही सेम फोर्स लगा के मैं ब्लंट नाइफ से अगर काटता हूं तो नहीं कटता है, कुछ तो बात होगी। तो ब्लंट नाइफ में आप देखिएगा कि धार जो होता है उसका थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक। यानी जरूर सेम फोर्स लगाने पर यदि धार मोटा था तो एप्पल पे इफेक्ट कम पड़ा, लेकिन वही धार तेज था यानी पतला था और सेम ही फोर्स लगाए यानी जो इफेक्ट था वो ज्यादा था। यानी कुछ ऐसा बात आ रहा है हमारे दिमाग में कि जिसमें ज्यादा एरिया था जो तो इफेक्ट कम हुआ, लेकिन कम एरिया था तो इफेक्ट ज्यादा हुआ। ये जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड एरिया है, यही कहलाता है प्रेशर। आई बात समझ में? जैसे बैग आप जो धोते हैं, जानबूझकर, हम लोग के टाइम में वो बैग में जो स्ट्रैप होता था ना, वो रस्सी ऐसा रहता था। धीरे धीरे ना आदमी दिमाग लगाता है, बड़ा हम लोग का पीठ में दाग ऐसा हो जाता था। क्यों हो जाता था? उसके पीछे कारण ये था कि एरिया कम, क्योंकि वो रस्सी का एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। बुक वही 5 जो तुम रख रहे हो वही मैं भी रख रहा हूं,
लेकिन मेरे बैग में रस्सी लगा हुआ है, फोर्स तो